हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 28 जनवरी से 24 फरवरी 2025 के मध्य राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर असम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपके राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में आयोजन किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2025 में इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपके देहरादून में इसका आयोजन किया गया। आपके राष्ट्रीय खेल 2025 में कौन सा एडिशन है जिनका आयोजन किया गया है? संस्करण कौन सा है? तो इनका आयोजन किया गया है 38। कौन सा है आपका? 38 है, जिसमें आपका मस्कट, जिसे हम शुभंकर कहते हैं, वो क्या था? तो मस्कट है आपका मौली। एक एक पॉइंट आपको याद करना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में भी पूछा जाए। 2025 के लिए इसकी टैगलाइन क्या थी? तो टैगलाइन याद कर लेना, संकल्प से शिखर तक। क्या टैगलाइन है इसकी? संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है 2025 के राष्ट्रीय खेलों की। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है आपकी सर्विसेज ने, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र राज्य ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके हरियाणा राज्य ने। बात करते हैं कि नेक्स्ट जो आपके 39वें राष्ट्रीय खेल आयोजित कहाँ पे किए जाएंगे, तो ये आपके पहले से ही अनाउंस कर दिया गया है कि ये आपके मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे कि चीज़ें आपको रिवाइज रहें। आपका पूछा गया था कि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन करता यानी 2025 में इसका कौन सा एडिशन था? तो 38वां एडिशन है आपका। मस्कट क्या है? तो मस्कट आपका मौली है, जबकि पहला स्थान सर्विसेज, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान आपके हरियाणा ने प्राप्त किया है। 38वें का आयोजन कहाँ पे किया जाना है? तो वो आपका मेघालय में किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देखिए, यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करने हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा गया है कौन आपका सम्मिलित है। 25 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 10 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। जबकि आपका राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हम 9 जनवरी को। तो एक एक डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी डेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद करना इनको कंपलसरी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन आपका सम्मिलित है। आस्था जैन अंतस द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? बड़े घराने की बहू, कवि गांव कवि कॉलेज, शर्ट का तीसरा बटन या मुखबिर। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आस्था जैन के द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बड़े घराने की बहू आपकी आस्था जैन अंतस के द्वारा लिखित पुस्तक है। जबकि 3 अदर जो पुस्तक दे रखी हैं वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है। वो किन किन के द्वारा लिखी गई हैं? तो कवि गांव और कवि कॉलेज आपकी लिखी गई है अगम जैन के द्वारा।
शर्ट का तीसरा बटन, पुस्तक लिखी गई है आपके मानव कोल के द्वारा। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सभी सिलेक्टेड आपके बॉक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मुखबिर किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सुशील तंवर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके आस्थाजन अंतस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर होगा बड़े घराने की बहू। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ वायु, मृदा या फिर नम भूमि। तो देखिए रामसर सम्मेलन आपका किससे संबंधित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये नम भूमि से संबंधित है। अब रामसर सम्मेलन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरुआत की गई है, आपके डेट लर्न कर लेना, फरवरी 1971 में इसको प्रारंभ किया गया था। रामसर आपकी एक जगह का नाम है और ये जगह कहाँ पर है आपकी, ये जगह है आपकी ईरान में। जब आपका 1971 में बैठक हुई थी तो यहाँ बात की गई थी जितने भी आपके कंजर्वेशन की, किसकी बात की गई थी, कंजर्वेशन की बात की गई थी। किनके कंजर्वेशन, किनका संरक्षण करना, तो जितनी भी आपकी वेटलैंड है यानी आपकी नम भूमियाँ हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये आपकी बैठक बुलाई गई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, आपकी नम भूमि से है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होती है राज्यपाल बनने की। अब बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रावधान कहाँ पे दे रखे हैं, तो राज्यपाल की जो पात्रता दे रखी है वो दे रखी है आर्टिकल नंबर आपके 157 में। आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं क्या क्या आपकी पात्रताएं होती हैं राज्यपाल बनने के लिए कंपलसरी है। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपकी उसकी उम्र आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आपकी उसकी उम्र होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है आपकी राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। कितने वर्ष के लिए की जाती है या फिर इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल जनरली इनका होता है 5 वर्ष के लिए। अब राष्ट्रपति इनका कार्यकाल बढ़ा भी सकता है, इस चीज़ को याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 35 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर प्रहार, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था या मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए एक समय पर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय कह लीजिए, जिन्हें जाना जाता है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। बंगाल में स्थायी राजस्व व्यवस्था इन्होंने कब अप्लाई की थी, ये क्वेश्चन आपका कई बार पहले भी आ चुका है। तो इन्होंने जो अप्लाई किया था वो किया है आपके 1793 में। ये डेट को लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब जो आपकी बंगाल स्थायी राजस्व व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ पर आधुनिक समय के अनुसार इन्होंने अप्लाई किया था, तो वो किया था आपके बंगाल में, बिहार में, आपके उड़ीसा राज्य में, और किया था वाराणसी का कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, वहाँ पर इन्होंने इसे अप्लाई किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ज़मीन के मालिक थे वो किसे बना दिया गया, ज़मींदारों को। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है जो कि आपको लर्न करने हैं, इन्हें ज़मीन का मालिक घोषित कर दिया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए इन्हें जाना जाता है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, जर्मनी और फ्रांस, ब्राज़ील और चिली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है,
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य आपकी सीमा रेखा बनाती है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी जिसे हम यूएसए कहते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और यहाँ पे जो शब्द आया है वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। अब जो कनाडा है इसकी राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। क्या है आपकी? ओटावा इसकी राजधानी है, याद कर लेना। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सभी को पता है मैक्सिमम डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है यहाँ पे प्रेसिडेंट? आपके ट्रंप हैं। जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री हाल ही में बने मार्क कार्नी आपके यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य एक सीमा रेखा है। प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 29 मई 2021, 22 फरवरी 2020, 23 अगस्त 2021, 24 जनवरी 2022। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई है? तो सही आंसर होगा 29 मई 2021 में इसे प्रारंभ किया गया है। अब इसको प्रारंभ करने का टारगेट क्या था या उद्देश्य क्या था? तो समझ लीजिए, इसके अंतर्गत जो उद्देश्य है, कोविड-19 में मारे गए ऐसे माता पिता जिनकी संतान अभी क्या हो गई थी, अनाथ हो गई थी, उन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करना था। क्या करना था? हेल्प द चिल्ड्रन आपका इसका मोटिव है, जिनके पेरेंट्स आपके कोविड-19 में एक्सपायर हो गए थे। अब इनको हेल्प कब तक की जाएगी? तो इनके 23 वर्ष तक जो बच्चे बड़े होंगे उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, जिससे कि वो अपना फ्यूचर संवार सकें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 29 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तन, यहाँ पर तन नहीं हो, क्या है? तना है ये शब्द। तना, छाल, जड़ या फल। तो देखिए आपकी दालचीनी आपका क्या है, मसाला होती है, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। अब छाल में भी कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो जो इंटरनल आपकी छाल होती है, यानी जो आंतरिक छाल है, उससे इसे प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। अगर ऑप्शन में आपके बाह्य छाल और आंतरिक छाल दोनों ही आती हैं तो आप आंसर में आंतरिक छाल ही लगाएंगे। अब जो दालचीनी होती है वो आपकी क्या है, सुगंधित मसाले हैं, पाक कला के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत सुगंधित जो पदार्थ पाया जाता है, इससे इसकी सुगंध आती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका सिनेमल्डिहाइड है। क्या है आपका? सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड इसमें जो आपका मसाले है या फिर मैं कहूँ जो सुगंधित है, यानी फ्लावरिंग एरोमा जो देता है आपका, उसका नाम है सिनेमल्डिहाइड एरोमा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? छाल से, यानी आंतरिक छाल से की जाती है। निम्नलिखित में से मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाना है? महाधमनी, फेफड़ों की नस, फेफड़ों की धमनियाँ या फिर महाशिरा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेफड़ों की धमनियाँ। अब बात कर लेते हैं दो चीज़ें आपकी, शिरा और धमनियाँ। तो दोनों का ही कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, आपकी धमनी और आपकी दूसरी है शिरा। तो देखिए अक्सर करके जो धमनी होती हैं उसमें आपका ऑक्सीकड यानी ऑक्सीनेटेड यानी प्योर रक्त बहता है। क्या बहता है? प्योर ब्लड बहता है आपका। जबकि जो शिरा होती हैं उनमें आपका इम्प्योर ब्लड बहता है।
लेकिन जैसे ही आपकी बात पाल्मोनरी धमनी की आती है, यानी फेफड़ों वाली धमनी की बात आती है, तो इसमें इम्प्योर ब्लड बहेगा। क्या बहेगा आपका? इम्प्योर ब्लड बहेगा। इसी तरह से आपकी महाशिरा की जब भी बात आएगी, फुफ्फुस की बात आएगी, महाशिरा की बात आएगी, तो उसमें आपका प्योर ब्लड बहता है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसे आप हमेशा याद रखना, यानी प्योर ब्लड बहता है आपके महाशिरा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को कौन पहुँचाता है? तो ऑप्शन नंबर 3, फेफड़ों की धमनियाँ। विर्च ग्लेशियर किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्वीडन? तो देखिए, विर्च ग्लेशियर हाल ही में आपका चर्चा का विषय बना हुआ था। ये स्थित है आपके स्विट्जरलैंड में। अब विर्च ग्लेशियर किसका भाग है आपका? तो आल्प्स जो आपकी माउंटेन रेंज है उसका ही आपका एक हिस्सा है। अब बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया था। तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये गलन के कारण ये इसमें क्या हो गया था, विस्फोट हुआ था, ये गिरा था, जिससे कि आपका एक गांव व्लेंटेन, क्या का नाम है गांव का? व्लेंटेन गांव का नाम है, जो पूर्ण तरीक़ा से इसके नीचे दब गया था। इसलिए ये क्या है आपका चर्चा का विषय बना हुआ था। सही आंसर होगा आपका स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की आपकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी जेनेवा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला पोर्टल सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर पोर्टल नहीं है, टोटल है। क्या है आपका? पहला टोटल सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जब भी कोई भारत में पहली बार चीज़ होती है स्टैटिक हो जाती हैं और वो आपकी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। दीव जिला, गांधीनगर, कवारत्ती या फिर तिरुवनंतपुरम? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आपका दीव जिला प्योर सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अब सोलर ऊर्जा क्या होती है? तो सोलर ऊर्जा का मतलब है कि जो सनलाइट होती है उससे प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आपकी सोलर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। सोलर एनर्जी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, अर्थात इसे बाद में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दीव जिला भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पूर्ण जिला है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओपल सुचाता चांगसी, नंदिनी गुप्ता, क्रिस्टीना पेजेस्कोवा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली हैं आपकी ओपल सुचाता चांगसी। इन्होंने ये फर्स्ट टाइटल जीता है। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, और थाईलैंड की मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली वुमेन है, अर्थात पहली महिला हैं आपकी। किन के लिए? आपके थाईलैंड के लिए। जबकि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था 2025 में? तो नंदिनी गुप्ता ने भारत का नेतृत्व किया था। 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका 2025 में आयोजन किया गया है आपके तेलंगाना शहर में। और तेलंगाना कहाँ पर है आपका? तो वो इंडिया में है। इस चीज़ को आप याद रख लेना। बात कर लेते हैं 2025 यानी 24 में कौन विजेता था? तो क्रिस्टीना पेजेस्कोवा 2024 की आपकी विजेता हैं। इनको भी आप लर्न रख लेना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओपल सुचाता चांगसी थाईलैंड की बनने वाली पहली महिला आपकी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या फिर विटामिन? तो आपका जो इंसुलिन है वो क्या है? आपका एक तरह का हार्मोन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब जो इंसुलिन होता है वो किसको कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में? तो वो बॉडी में आपका कंट्रोल करेगा किसको? ये करता है शुगर लेवल को, जिसे कि हम डायबिटीज़ कहते हैं। शुगर लेवल को आपका कंट्रोल करता है इंसुलिन।
जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको ये आपके इंजेक्शन दिए जाते हैं आपके किसके, इंसुलिन के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जो आपके शुगर लेवल को आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है और डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हार्मोन। ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उतला क्यों दिखाई देती है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवरण के कारण या आंतरिक प्रतिबिंब के कारण? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपके आएंगे ही आएंगे। ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उतली क्यों दिखाई देती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2 अपवर्तन के कारण पानी की टंकी का जो ऊपरी भाग है कैसे दिखाई देता है, उतला हमें दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो मान के चलिए कोई एक ये आपका एयर मीडियम है, दूसरा आपका वाटर मीडियम है। जब आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा और ये आपका सरफेस है, लाइटिंग है आपकी। तो जब आपके प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो प्रकाश की किरण आपकी नॉर्मल से दूरी की तरफ हट जाती है या फिर नॉर्मल के पास आ जाती है। तो यही कारण होता है आपका। देखिए इस तरह से आपकी जब आपका क्या हुआ, एयर टू वाटर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, जब वाटर टू एयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। यही डिफ्लेक्शन के कारण आपके पानी का जो टैंक है वो उतला, या पानी की जो ऊपरी भाग है वो उतला हमें दिखाई देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? क्रायोलाइट, सिनेबार, सेंधा नमक या फिर गैलेना? यहाँ पर क्रायोलाइट है आपका, ऊ की बिंदी लगा लेना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रायोलाइट। अब बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम अयस्क क्या है, आपका क्रायोलाइट है। दूसरा एल्यूमिनियम का एक फेमस आपका अयस्क भी है जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं, याद रख लेना। ये कई जगह आपका पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पे होगा आंसर सही क्रायोलाइट। अब बात कर लेते हैं कि अयस्क या ओर किसे कहते हैं। तो ओर आपकी इम्प्योर मेटल होती है। क्या होती है? इम्प्योर मेटल होती है, जिससे आपकी मेटल को प्राप्त किया जाता है, किसी भी मेटल का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रायोलाइट। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए दिल्ली क्षेत्र में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? सकुशल हमेशा, कहीं भी कभी भी, जीवन आरोग्य या फिर श्रमिक कल्याण? तो देखिए ये आपकी स्टार्ट की गई है किनके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभार्थियों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा, किसके द्वारा चालू की गई है? ये दिल्ली सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अब पूछा ये गया कि इसका नाम क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कहीं भी और कभी भी आपका इसका नाम है। प्रारंभ कब की गई थी ये योजना? तो प्रारंभ की गई है नवंबर 2016 में। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में रह रहे हो तो आप अपना इलाज, यानी क्या है, आप इलाज कहीं पे भी करा सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि मेडिकल टर्म के लिए है कि आप जब कहीं भी आप अगर दिल्ली में हैं तो कहीं भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। इसकी गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी गारंटी दी गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केट, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर गोल्फ? तो देखिए गैम्बिट जो शब्द होता है वो किस खेल से संबंधित है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शतरंज। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। गैम्बिट का मीन क्या होता है या अर्थ क्या होता है? तो गैम्बिट का मीन होता है हराना। क्या है आपका?
हराना आपका गैम्बिट का अर्थ होता है। तो ये शतरंज से संबंधित खेल है। अब शतरंज के बारे में समझ लीजिए, कुछ और भी इसके बारे में शब्द आते हैं, जैसे आपका हाथी है, घोड़ा है, आपका ऊँट है और प्यादा है। ये शब्द इससे रिलेटेड और हैं, जिसमें आपका एक राजा होता है और एक क्वीन होती है, या फिर इसे आप वजीर भी कह सकते हैं। हाल ही में आपकी शतरंज, जैसे मैंने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में भी कराए हैं कि शतरंज को किस देश ने बैन कर दिया है, तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरकार ने इसे बैन कर दिया है। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना, क्योंकि इससे कि जुआ को बढ़ावा या गैम्बलिंग को बढ़ावा ना मिले, इस मोटिव से इन्होंने क्या कर दिया, अपने देश में इसे बैन कर दिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शतरंज। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली? तो भारतीय अभिनेत्री हैं आपकी माधुरी दीक्षित हैं। भारतीय किस नृत्य कला से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपका कथक नृत्य कला से ये संबंधित हैं। अब कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। माधुरी दीक्षित आपकी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, इस चीज़ को भी आप याद करेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का आपका लोक नृत्य है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। दूसरा कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और इसी प्रकार से आपका जो कथकली है वो कहाँ का है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। इन चीज़ों को भी आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, ब्रेंडन मैकुलम या फिर माइकल क्लार्क? तो देखिए, माई स्टोरी आपकी एक पुस्तक है। ये किस खिलाड़ी की जीवनी है? क्रिकेट खिलाड़ी है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माइकल क्लार्क की ये जीवनी है। अब माइकल क्लार्क किस टीम के लिए खेल चुके हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए पदार्पण कब किया था? तो 2014 में इन्होंने पदार्पण किया था, यानी इन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर। उसी समय इन्होंने टेस्ट में 100 लगाए थे और आगे भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनशिप भी की है। माइकल क्लार्क ने वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 2015 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया के लिए एज ए कैप्टन। याद रखने के लिए है, तो ये आप याद कर लेना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माई स्टोरी किसकी जीवनी है? माइकल क्लार्क की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? नेपाल, मालदीव, चीन या अफगानिस्तान? तो देखिए, यहाँ पर टोटली क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क कंट्री कौन सा नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपका जो चीन है वो सार्क का कंट्री नहीं है, अर्थात मेंबर नहीं है। अब बात कर लेते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क एक क्या है? आपका एक रीजनल संगठन है। क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आपका क्या है? रीजनल है, यानी क्षेत्रीय संगठन है आपका, जो दक्षिणी भारत के लिए, दक्षिणी एशिया के लिए है, जिसमें आपका एक मेंबर नेपाल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, आपका पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है आपका, भूटान है, और इंडिया भी इसका क्या है? मेंबर है। इसके सार्क के कितने मेंबर हैं? तो टोटल मेंबर इसके हैं आपके 8 मेंबर हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। कितने हैं? 8 हैं, एक रह गया, तो वो है आपका श्रीलंका। तो ये 8 मेंबर हैं सार्क संगठन के। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफ़गानिस्तान, जबकि चाइना इसका मेंबर नहीं है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई है। यानी स्टेबलाइजेशन यानी स्थापना कब की गई है, तो वो भी लर्न कर लेना। 1985 को इसकी स्थापना की गई है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये ढाका में इसका
हेडक्वार्टर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, सूचक या लिटमस। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। स्वाद में कैसे हैं आपके? कड़वे हैं। छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये किसके टेस्ट है? आपका क्षार का टेस्ट होता है। अब जो क्षार होते हैं वो कैसे हैं? कड़वे हैं, साबुन जैसे हैं। कुछ फेमस आपके क्षार भी हैं जो बहुत ज़्यादा क्षारीय होते हैं, जिनमें से आपका इम्पोर्टेंट है NOH, इम्पोर्टेंट है आपका KOH। यानी क्षार किसे कहते हैं? जिनमें आपका OH निगेटिव आयंस पाया जाता है, वो आपके क्षार कहलाते हैं, और जिनका स्वाद तीखा या कड़वा और साबुन जैसा प्रतीत होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्षार। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली अर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? जंग, नमक, मिट्टी या फिर धूल। तो देखिए, कुछ समय छोड़े गए लोहे के टुकड़े पर क्या है? लोहे के टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली पड़ जाती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जंग लगना इसे कहते हैं। आप इंग्लिश में इसको रस्टिंग कहते हैं। अब समझ लीजिए कि रस्टिंग क्या होती है और क्यों होती है। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी आपका एक रॉड आयरन है, और जब इसे आप खुले में छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर से आपकी रस्टिंग यानी इस तरह से आपकी एक लेयर बन जाती है। अब ये जो लेयर बन जाती है वो किसके कारण बन जाती है? तो लेयर बनती है आपकी ऑक्साइड्स के कारण। क्या रीज़न है आपके? रीज़न है आपके ऑक्साइड के कारण यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, जिससे कि धातु का क्या होने लग जाता है? रस्टिंग यानी डिकेइंग होने लग जाती है, क्षय होने लग जाता है आपका। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जंग लगना। विश्व सागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जून, 10 जून, 11 जून या फिर 5 जून। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? विश्व सागर दिवस, सॉरी इसको चेंज कर लेना, विश्व महासागर दिवस है। क्या है आपका? विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8 जून को प्रत्येक को विश्व महासागर सागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में इसकी जो थीम है वो है वंडर। क्या है आपकी? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। क्या है? व्हाट सस्टेन्स अस। ये आपकी 2025 की थीम है, इम्पोर्टेंट है आपकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8 जून। कुछ और भी दे रखे हैं, जैसे आप 21 जून को योगा डे मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी निकल चुका है आपका। 5 जून को आप एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों डे ही। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो देखिए, नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन आपके नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3। अब नई दिल्ली में इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वाई करके लिख दे रहा हूँ मैं, किसके द्वारा किया गया है? तो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत या स्थापना, इस कंपनी की स्थापना कब की गई है? तो 2013 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। शेखा नासिर
अल नोवेस के संगठन की पहली महिला महासचिव बनी हैं। जब भी कोई भी इंडिया या फिर आपका वर्ल्ड में पहली महिला बनती है वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। शेखा नासिर अल नोवेस पहली महिला महासचिव बनी है, किस संगठन की हैं? संयुक्त राष्ट्र, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व बैंक, राष्ट्रीय न्यायालय या फिर राष्ट्रीय श्रमिक संघ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला सचिव बनी है शेखा नासिर अल नोवेस। इम्पोर्टेंट है आपकी। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है आपका, मैड्रिड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। मैड्रिड कहाँ पर है आपका? स्पेन में है। टोटल मेंबर इस संगठन के कितने हैं? तो टोटल मेंबर हैं आपके इस संगठन के 160। ऑप्शन सही आंसर होगा 1, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनने वाली शेखा नासिर अल नोवेस हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने, कर लीजिए यहाँ पर, तो देखिए क्या है, 34, 24, 35 या 46। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 24 मेडल भारत ने जीते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन किया गया था इसका गुमी में। कहाँ पे किया गया है? गुमी में। और गुमी कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। इसका जो एडिशन है आपका, कौन सा एडिशन है या फिर कब इसको प्रारंभ किया गया है? आपकी जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है प्रारंभ की गई है आपके 1973 में। अब बात कर लेते हैं भारत के मेडल टैली की कि कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं। तो भारत ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्जों की संख्या कितनी है? 8 गोल्ड हैं आपके, 10 सिल्वर हैं, जबकि 6 ब्रॉन्ज हैं। टोटल आपके 24 मेडल जीते हैं भारत ने। अब इसके अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान आया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है आपके चाइना ने, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त किया है अपने प्यारे भारत इंडिया ने, और तीसरा प्राप्त किया है आपके जापान कंट्री ने। तो ये भी आपको क्रम वाइज लर्न करना है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 24 मेडल जीते हैं, जिसमें आपके 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की दूसरी रैंक आई है आपकी, चाइना की पहली है, इंडिया दूसरा, जापान तीसरा। आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गुमी, साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 1 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल। तो देखिए विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 31 मई को आपका विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है आपका। 2025 में विश्व तंबाकू दिवस की आपकी थीम क्या है? तो ब्राइट प्रोडक्ट। क्या थीम है आपकी? ब्राइट प्रोडक्ट्स आपकी 2025 की थीम है। इस थीम को जरूर लर्न कर लेना, रेलवे अक्सर करके पूछता रहता है। विश्व तंबाकू दिवस का आपकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो घोषणा की गई थी आपकी WHO के द्वारा। WHO की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ पर है WHO का? तो हेडक्वार्टर है आपका जेनोवा, स्विट्जरलैंड में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम 2025 में ब्राइट प्रोडक्ट है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापना की जा रही है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI आधारित आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, यानी AI आधारित होगा आपका, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेज कहते हैं।
अब भारत के किस राज्य में इसकी स्थापना की जा रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो ये नयापुर में की जा रही है। क्या है, नया रायपुर में आपकी इसकी स्थापना की जा रही है। इसको बनाने में लागत कितने करोड़ के, यानी लागत कितनी रखी है सरकार के द्वारा, तो लागत रखी गई है 1000 करोड़ की। कितनी की गई है, 1000 करोड़ रुपए लागत में रखे गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बनाया जा रहा है आपका कार्बन न्यूट्रल डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है आपकी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, छत्तीसगढ़। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन या फिर आर्गन। तो देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक पूछा गया है, 17 किस तत्व का है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन का आपका 17 है। जबकि पोटेशियम और आर्गन का कितना होता है, तो आर्गन का आपका 18 है, पोटेशियम आपका 19 है और कैल्शियम आपका कितना है, आपका 20 है। तो ये क्रम भी आपको लर्न करने हैं, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, मान के चलना कि ये कोई आपका एटम है जिसके अंतर्गत आपका एक नाभिक होता है और नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी भी हो, नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स होते हैं नाभिक में, उन्हें हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतनी ही उसका परमाणु क्रमांक होगा, जो कि नाभिक में निवास करते हैं, नाभिक में आपके रहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा, सदैव सीधा, आंशिक रूप से उल्टा या फिर तर्कु रूप में। तो देखिए, जब भी आपके पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाएगी तो आपको देख लेना है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका पिरामिड कैसा होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सदैव सीधा होगा। अब बात कर लेते हैं मतलब क्या हुआ इस बात का। तो पिरामिड आपका किस तरह का है, तो देखिए पिरामिड इस तरह का आपका बनता है। अब ये सीधा कैसे होता है, तो आपके जितने भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें आपके जो क्रिएटर्स हैं, यानी क्या, जो उत्पादक होते हैं, उनकी संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है आपके मांसाहारी लोगों से या फिर मांसाहारी खाने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यानी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या है, आपका प्रोड्यूसर जो होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, जबकि कंज्यूमर क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कम, अर्थात भक्षण करने वाले कम होंगे। इसलिए ये पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, लकड़ी, एथेनॉल, गाय का गोबर या फिर परमाणु ऊर्जा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, परमाणु ऊर्जा जो होती है वो बायोमास का एक क्षेत्र नहीं है। जबकि लकड़ी, एथेनॉल और गोबर गैस से आपकी बायोमास ऊर्जा निर्मित होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना करिए। यहाँ पर जो आपका डी दे रखा है, मतलब देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसकी शक्ति की मुझे क्या करनी है, गणना करनी है। फोकल लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है, यानी आपकी जो एफ है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। जबकि जो आपकी सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर है। आपकी जो लंबाई होती है, लेंस की क्षमता होती है, उसे हम किस में मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी शक्ति को मेजरमेंट करते हैं डायोप्टर में। किस में करते हैं, डायोप्टर में करते हैं। इसको आप लर्न कर लेना, ये ऐसा ही यूनिट है आपकी किसकी,
आपकी पावर लेंस की, यानी क्या है कैपेसिटी ऑफ पावर लेंस किस में मेजरमेंट किया जाता है, तो वो डायोप्टर में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो जो आपकी शक्ति होती है पी होती है वो हमेशा आपके 1/f का रिलेशन रहता है। क्या है, आपकी विद्युत समानुपाती होती है। तो पी कैसे निकलेगी पावर, तो 1/50। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी आपका सेंटीमीटर में मेंशन किया जाएगा। तो P इजिकल टू कितना होगा, तो सही आंसर होगा आपका 2 डायोप्टर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। याद रखना कोई भी लेंस की क्षमता पूछी जाती है और उसकी शक्ति पूछी जाती है तो आपकी जो SI यूनिट होती है वो क्या है, आपकी डायोप्टर होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। गोलकुंडा किला, आगरा का किला, कोच्चि का किला या फिर मांडू किला। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया। फिर जब 14वीं शताब्दी आई तो ये कुतुबशाही राजवंश के द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया है और ये आज भी आपका पर्यटक स्थल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला काफ़ी ज़्यादा पुराना किला माना जाता है जो कुतुबशाही ने पुनर्निर्माण कराया है 14वीं शताब्दी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। परागकण किस में पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, बीजांड, परागकोश या फिर पुष्प गुहा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपका जो परागकण होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये परागकोश में पाए जाते हैं। अब जो परागकण होते हैं पॉलन्स कहते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में, समझ लीजिए पहले। तो जो पॉलन्स होते हैं यही आपके फर्टिलाइजेशन या फिर मैं कहूँ कि आपके आगे वाली जनरेशन फर्टिलाइजेशन के काम आते हैं। क्या है, फर्टिलाइजेशन इनके द्वारा ही किया जाता है, जो कि आपकी आने वाले जो उत्परिवर्तन होता है या फिर मैं कहूँ जीनोडाइजेशन होता है या फिर जो जीवन प्राप्त होता है इन्हीं पोलन ग्रेन्स की तरफ से होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश में ये पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर 5वीं। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं राउरकेला संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1956 से लेकर 1961 था। ये तो हो जाती है टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र की। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो जर्मनी कंट्री के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 है। इसके अंतर्गत आपकी और भी संयंत्र स्थापित किए गए थे जिसमें आपका भिलाई संयंत्र है और दूसरा संयंत्र है आपका दुर्गापुर। तो इन्हें भी आप लर्न कर लेना क्योंकि इसके अंतर्गत तीनों संयंत्रों की स्थापना की गई थी। क्योंकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी किसको डेडिकेटेड थी, तो ये इंडस्ट्री को डेडिकेटेड थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार औद्योगिक गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जेसी बोस पुरस्कार या भारतीय सम्मान पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इनका रखा गया है। राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार दिया जाता है औद्योगिक गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया, स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता या फिर अखंडता।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। इम्पोर्टेंट है आपका, याद रखिए। इसके अंतर्गत और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। नंबर दूसरा एक है आपका समाजवादी, दूसरा जो शब्द जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्ष। क्या शब्द जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। अर्थात 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है आपके, और किसके द्वारा किया गया है? तो वो मोदी जी के द्वारा किया गया है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। स्थित कहाँ पर है ये? बिहार में स्थित है। और बिहार में भी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पटना में स्थित है। राजधानी क्या है आपकी बिहार की? पटना ही है। सीएम कौन है वर्तमान में? तो नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका TRE 4 के लिए भी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य। भारत सरकार के द्वारा 107वां राष्ट्रीय पार्क किसे घोषित किया गया है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कूनो राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया है। किसे किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया है। अब बात कर लेते हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। अन्य जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपके MP में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस तरह से आज के हमारे 40 क्वेश्चन GS के सॉल्व हुए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि उनको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।